तो आज का टॉपिक फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी है। फ्रेंच ऑफ स्कूल ऑफ ज्योग्राफी यानी कि फ्रांसीसी संप्रदाय के जो भूगोलवेत्ता थे मूल रूप से रेडजल और हम्बोल्ट से प्रभावित थे। शुरुआत में जो ज्योग्राफी पढ़ाई जाती थी वो इतिहासवेत्ता के द्वारा, जियोलॉजिस्ट के द्वारा, इंजीनियर और मिलिट्री पर्सनल के द्वारा पढ़ाई जाती थी। फिलिप बुआखे जो रेने ज्योग्राफी के समर्थक रहे हैं, इन्होंने रीजन को निर्धारित करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री की जगह नेचुरल बाउंड्री को आधार बनाया और रीजन के लिए रिवर बेसिन्स को आधार चुना। इसी तरह से बैरोन कॉकेवर्ट 1796 में इन्होंने भी फ्रांस को कई नेचुरल रीजन्स में बांटा और उन्होंने माना कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की जगह नेचुरल रीजन्स ज़्यादा प्रभावकारी है। इसी तरह से फ्रेडरिक लिप्ले ये फ्रांस के सोशलॉजिस्ट हैं। 1806 में जन्म लिए अप्रैल 11 को और डायड हुए 5 अप्रैल 1882 को। ये फ्रेंच माइनर इंजीनियर थे, माइनिंग इंजीनियरिंग थे, सोशलॉजिस्ट थे और फैमिली पर इन्होंने सिस्टमेटिक रिसर्च किया और इसके माध्यम से इन्होंने एक फार्मूला दिया प्लेस वर्क फैमिली का। प्लेस का मतलब है कि फिजिकल रीजन्स, फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि किसी भी रीजन का फिजिकल ज्योग्राफी वहाँ के लोगों को अर्निंग का स्रोत देता है। जैसा जहाँ का फिजिकल सेटअप होता है उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं और अल्टीमेटली उसी के अनुसार उनका समाज और परिवार बनता है। तो यहाँ पर सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट फिजिकल, इकोनॉमिक और सोशल इन्वायरमेंट को कनेक्ट करता है, एक साइकिल में दिखाता है। प्लेस को ल्यू कहते हैं। इसके अंतर्गत फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्स किसी भी प्रदेश के आते हैं। लिप्ले ने ऑब्जर्व किया कि ज्योग्राफिकल कंडीशन सेट बोथ द लिमिटेशन एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एन एरिया। तो जो भौगोलिक दशाएं हैं किसी भी क्षेत्र की अवसर और उसकी सीमाओं को तय करती हैं। जैसे कोस्टल एरियाज़ है तो वहाँ पर अलग तरह की एक्टिविटी होंगी, माउंटेन रेंज है वहाँ अलग होगा, फर्टाइल ज़मीन है वहाँ अलग तरह का वर्क होगा। इसका मतलब है कि प्लेस पर ही वर्क डिपेंड करता है। और वर्क में देखें तो द स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड लेबर रिक्वायर्ड टू सर्वाइव इन दैट गिवन इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण के अनुसार ही लोग वहाँ पर श्रम करते हैं, टेक्नोलॉजी अपनाते हैं। तो जैसा पर्यावरण होता है वैसा ही टेक्नोलॉजी और श्रम की रिक्वायरमेंट होती है और जैसा श्रम करेंगे उसी के हिसाब से हमारा फैमिली का स्टेटअप बन पाता है। तो लिप्ले ने थ्योराइज किया कि द वे पीपल वर्क फोर्सेज द डेवलपमेंट ऑफ द स्पेसिफिक फैमिली स्ट्रक्चर। जैसा लोग काम करते हैं वैसा ही उनका फैमिली का संरचना बनता है। इन्होंने फैमिली को 3 कैटेगरी में बांटा। एक को पैट्रियार्कल फैमिली, इसमें सभी पीढ़ी एक साथ रहते हैं। फादर के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होता है, निरपेक्ष निर्णय लेने की शक्ति होती है। स्टेम फैमिली ये क्या है? इसमें ये मोस्ट स्टेबल मॉडल माना जाता है। इसमें एक उत्तराधिकारी अपने फैमिली स्टेट पर काम करता है और केयर फॉर द पेरेंट्स, माता पिता का केयर करता है और जो उसके पिता परिवार का संपत्ति उसी जगह पर वो काम करता है और उसके अलग जो भाई बहन हैं लीव टू इस्टेब्लिश देयर ओन लाइफ्स, वो अपना ज़िंदगी जीते हैं। तो ये स्टेम फैमिली का है, यानी फैमिली में ब्रांचिंग कर रहा है। तीसरा फैमिली को अनस्टेबल फैमिली बोल रहे हैं, जो कि आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के द्वारा न्यूक्लियर फैमिली के रूप में दिखता है।
तो इस प्रकार से फैमिली पर इन्होंने काम किया। सर पैट्रिक गिडिस लिपले के ही कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई कर कर प्लेस, वर्क और फोल्क कर लिया। तो इस तरह से फैमिली की जगह उन्होंने पूरे समुदाय को ले आया और इस तरह से मॉडर्न टाउन प्लानिंग में का भी इन्होंने पैट्रिक गिडिस ने नींव रखा था। अब नेक्स्ट हम लोग फ्रेंच हिस्टोरियन लुसियन फेब्रे के बारे में देखते हैं। तो इन्होंने पॉसिबिलिज्म वर्ड दिया था, संभववाद शब्द सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। ये हिस्टोरियन है, इतिहासविदता है और उनका फेमस स्टेटमेंट है कि देयर आर नो नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटी एंड मैन इज़ द मास्टर ऑफ दिच पॉसिबिलिटी इज जज ऑफ देयर यूज। कहीं भी व्यवस्थाएं नहीं हैं वरन प्रत्येक जगह संभावनाएं हैं। मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी होने के नाते वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो इस तरह से देखेंगे संभववादी विचारधारा दे रहे हैं और इस तरह से उन्होंने रिजिड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को काउंटर किया, विच क्लेम दैट द नेचर कंप्लीटली डिक्टेट्स द ह्यूमन बिहेवियर। प्रकृति है जो है वो मानव व्यवहार को पूर्णतः नियंत्रित करती है। फेब्रे पॉसिबिलिज्म्स ऑपरेट्स ऑन अ फ्यू कोर प्रिंसिपल्स। फेब्रे का जो संभववाद है वह कोर प्रिंसिपल को तय करती है, ह्यूमन को एक्टिव मानती है और ह्यूमन एजेंसी जो है सराउंडिंग देयर पैसिव सब्जेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट्स। तो ये क्या करते हैं, फेब्रे क्या मानते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर एक्टिव एजेंट हैं और वो एक्टिव होने के कारण या तो अपने पर्यावरण के साथ एडॉप्ट करते हैं या उसको पूरी तरह से बदलने का ताकत रखते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पॉसिबिलिज्म में मैन पावरफुल हो जाता है और इन्वायरमेंट में काफ़ी हद तक बदलाव ला सकता है अपने कल्चर टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉल डी विलास को लेते हैं। ये फाउंडर ऑफ द फ्रेंच ह्यूमन ज्योग्राफी हैं। तो फ्रांस में मानव भूगोलवाद का नींव रखे और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को इन्होंने अपोज किया और इसी तरह से आप देखेंगे पॉसिबिलिज्म के कॉन्सेप्ट्स को विकसित किया। इम्फेसिस द इंटरेक्शन बिटवीन मैन और इन्वायरमेंट, मनुष्य और पर्यावरण पर इंटरेक्शन की बात की है। ये सरबोन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। एनल्स डी ज्योग्राफी नामक एक जर्नल स्थापित किया 1891 में। पब्लिश एटलस जनरल विडाल डी ला ब्लास 1894। टेबुला डी ला ज्योग्राफी डी ला फ्रांस इनका फेमस बुक है और ह्यूमन ज्योग्राफी पर भी इन्होंने बुक्स लिखा था। पॉसिबिलिज्म को मानते हैं कि नेचर हम लोग को बहुत सारा अवसर देता है और वो हम लोग को नॉट स्ट्रिक्ट कंट्रोल, पूर्णतः नियंत्रित नहीं करता। ह्यूमन चूजिंग अमाउंट द अवेलेबल पॉसिबिलिटी, तो बहुत सारी जो संभावनाएं हैं उनको मानव चुनता है। इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस तो होती है मनुष्य पर, पर्यावरण का प्रभाव होता है बट डज नॉट डिटरमाइन द ह्यूमन एक्शन, लेकिन मानव के क्रियाओं को नियंत्रित नहीं करता। मानव उसमें बहुत सारे परिवर्तन ला सकता है। इसी तरह से मीलू का भी कॉन्सेप्ट दिए। मीलू कुछ नहीं है, नेचुरल इन्वायरमेंट है। तो हर नेचुरल इन्वायरमेंट हम लोगों को पॉसिबिलिटी देता है और उसके लिए लिमिट्स भी लगाता है। ह्यूमन जो है अपने कल्चर और टेक्नोलॉजी ट्रेडिशन के हिसाब से अपने मीलू में रिस्पॉन्स देता है। तीसरा उनका जो कॉन्सेप्ट है सारी दवी से है, वे ऑफ लाइफ से है। हर कम्युनिटी का एक अपना लाइफ स्टाइल होता है जो कि कस्टम, ट्रेडिशन, ऑक्यूपेशन, स्किल और एटीट्यूड से दिखता है और अपने यूनिक सारी दवी के चलते एक होमोजीनियस एरिया क्रिएट करता है जिसको आगे चलकर पेज कहते हैं। पेज क्या है, एक स्मॉल रीजन है जहाँ पर फिजिकल और कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स में सिमिलरिटी होती है और यानी कि लाइफ स्टाइल और फिजिकल पोर्शंस में उस एरिया के सभी भाग में फिजिकली सिमिलरिटी होती है और सारी दबी भी उसकी होती है, यानी मोड ऑफ लाइफ भी एक जैसा होता है जिसको पेज कहा जाता है। यानी एक स्मॉल रीजन सही है जहाँ पर होमोजीनियस कल्चरल और फिजिकल सेटअप है।
मानते हैं कि कंट्री और उसके लोग जो होते हैं इनसेपरेबल्स होते हैं। तो ये ज्योग्राफिकल यूनिट का बात कर दिए पेज, जो कि उस समय के संदर्भ में बड़ा ही सही था। रीजनल ज्योग्राफी इससे आगे प्रमोट हुआ और फिजिकल और ह्यूमन दोनों को ही इन्होंने कंबाइंड किया, दोनों ज्योग्राफी को एक साथ। ज्योग्राफी पर उनका क्या भी था कि ज्योग्राफी शुड स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड प्लेस। लोग और स्थानों के बीच के संबंधों का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी है। फेवर रीजनल अप्रोच ओवर द ड्रेनेज बेसिन अप्रोच, यानी रेने ज्योग्राफी को न मानकर उन्होंने रीजनल अप्रोच को आधार माना। ज्योग्राफी इज अ नेचुरल साइंस विथ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन एलिमेंट्स। तो नेचुरल साइंस मानते हैं जिसमें मानवीय कारक मजबूत है, सशक्त है। तो इस तरह से फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी को स्थापित करने में उनका योगदान है। सारी रवि को कंसेप्ट दिए, पॉसिबिलिज्म को पॉपुलराइज किए, जबकि पॉसिबिलिज्म वेबरे ने दिया था वो वर्ड। रीजनल मोनोग्राफ्स लिखे, पेज की विशेषता को लिखने को ही रीजनल मोनोग्राफ्स कहते हैं। और ह्यूमन और रीजनल ज्योग्राफी से काफ़ी प्रभावित रहे। 1921 में उनके मरणोपरांत ह्यूमन ज्योग्राफी पब्लिश हुआ, जिसमें कि मैन और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप व्यक्त किया गया। मानव अधिवास, सभ्यता, परिवहन, कल्चर, सिटी, इन सबों की बात की गई। डिटर्मिनिज्म का इन्होंने आलोचना किया और पॉसिबिलिज्म्स को सही ठहराया। मैन इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप का बात किए, मानते हैं कि नेचर और कल्चर इनसेपरेबल्स हैं और ह्यूमन एक्टिविटी ट्रांसफॉर्म कर देता है नेचुरल लैंडस्केप को कल्चरल लैंडस्केप में। इसी तरह से पेज का उनका कॉन्सेप्ट था, जो कि हम लोग को पता चल गया कि होमोजीनियस नेचुरल और कल्चरल एक रीजन होता है जो सारी दबी से प्रभावित होता है। इसी तरह से ह्यूमन सोसाइटी को मानते हैं कि पॉपुलेशन इज़ डायनेमिक एंड कंटिन्यूसली चेंजिंग। तो लगातार उसमें परिवर्तन आता रहता है और यही कारण है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन भी लगातार चेंज होते रहते हैं मानव के चलते। और एडप्टेशंस और चेंजिंग दोनों होती रहती है। रीजनल डेवलपमेंट का उन्होंने बात किया कि वार, एपिडेमिक्स और डिजास्टर टेम्पोररीली यानी अस्थायी रूप से किसी रीजन को डिस्टर्ब तो कर सकती है, लेकिन बेसिक रीजनल करेक्टरिस्टिक्स रीइमर्ज ओवर द टाइम। समय के साथ जो बेसिक रीजनल करेक्टर है वो आ जाता है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के बारे में बात किए। इंडस्ट्रियलाइजेशन रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल रीजनल स्टडी। तो पॉसिबिलिज्म से इंडस्ट्रियलाइजेशंस हो जाएगा। फादर ऑफ पॉसिबिलिज्म इन्हें माना जाता है। वुमेन इन्वायरमेंट के इंटरेक्शंस पर बात किए। यूनिक कल्चरल लैंडस्केप्स के लिए पेज शब्द यूज किए। प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी का कॉन्सेप्ट दिए। फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन फ्रांस माने जाते हैं और इस तरह से टेरेस्ट्रियल यूनिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। नो ज्योग्राफिकल फीचर कैन बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशंस, एवरी फिनोमिना इज रिलेटेड टू इट्स इन्वायरमेंट। सभी घटनाएं जो घटक होते हैं वो पर्यावरण से संबंधित होते हैं। ह्यूमन लाइफ इज शेप्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स। वेजिटेशंस गिव रीजन इज डिस्टिंक्ट लैंडस्केप करेक्टर। तो वेजिटेशंस को भी बहुत माने, अलग अलग लैंडस्केप्स को अलग अलग पहचान देती है। तो ये हम लोग देख पाए। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप में इन्होंने माना कि ह्यूमन्स हैव मॉडिफाइड द अर्थ सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स। तो पूर्व इतिहास से ही ह्यूमन्स पृथ्वी को काफ़ी मॉडिफाई करता है। हंटिंग, एग्रीकल्चर, यूज ऑफ फायर, टूल मेकिंग, इस तरह से वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। डिफरेंट रेसेस एंड इथनिक ग्रुप्स लिव्स इन द डाइवर्स इन्वायरमेंट बट टुगेदर फॉर्म इंटीग्रेटेड सोसाइटी। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी काम है इनका नेचर और ह्यूमन के इंटरडिपेंडेंसी पर बात की है। जीन ब्रून्स को देखा जाए तो ये भी पॉल विडाल डी ला ब्लास के शिष्य हैं और इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है
ह्यूमन ज्योग्राफी में है। इनका फेमस बुक है ज्योग्राफी ह्यूमैनी एसे डी क्लासिफिकेशंस पॉजिटिव। 1910 में ये किताब उनका ह्यूमन ज्योग्राफी का पब्लिश हुआ इस नाम से। जीन ब्रून्स ने ह्यूमन ज्योग्राफी को 3 कैटेगरी में बांटा। पहला कैटेगरी है उनका अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड। तो मृदा का अनुत्पादात्मक प्रयोग इसको बोलते हैं, या भूमि का अनुत्पादात्मक उपयोग। इसमें अधिवास, सड़क, हाउसेस, ये गृह वगैरह आते हैं। दूसरे को उन्होंने कंक्वेस्ट ऑफ प्लांट और एनिमल लाइफ, पौधा और जंतु जगत पर विजय से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर और जानवरों का डोमेस्टिकेशन करना। तीसरा जो ह्यूमन ज्योग्राफी का ब्रांच है वो डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमी को मानते हैं, रॉबर इकोनॉमी, जिसमें हम लोग फॉरेस्ट, मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी को उन्होंने 3 पार्ट में बांटा। ये भी ह्यूमन और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शंस पर बल दिए। ह्यूमन एक्टिविटी इज द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। तो ये ज्योग्राफी के सब्जेक्ट्स में वो केंद्रीय विषय है, मानवीय गतिविधि हैं। इस तरह से जीन ब्रून्स ने रीजनल स्टडी का मेथड भी दिया। ज्योग्राफी शुड स्टडी बोथ द फिजिकल एंड कल्चरल फिनोमिना टुगेदर, एक साथ करना चाहिए। रीजन कैन नॉट बी अंडरस्टूड ओनली थ्रू द नेचुरल फीचर्स। तो केवल नेचुरल फीचर्स के द्वारा किसी रीजन को नहीं समझा जा सकता, उसमें हिस्टोरिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स देखना पड़ता है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से उन्होंने रीजनल स्टडी के 2 प्रिंसिपल दिए, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शंस। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी में फिजिकल फीचर्स और ह्यूमन और कल्चरल एक्टिविटीज़, ये दोनों समय के साथ लगातार परिवर्तनशील होते रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। तो इस तरह से ज्योग्राफी को डायनेमिक सब्जेक्ट माना जाता है, चेंजिंग सब्जेक्ट्स माना जाता है। दूसरा अपना प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, ये विडाल डी लावलास के टेरेस्ट्रियल यूनिटी से आया है, जिसमें अंतरक्रियाशीलता का सिद्धांत इसको बोलते हैं। इसका मतलब है कि जीन ब्रून्स ने इसको टेरेस्ट्रियल यूनिटी से बोरो करके नए रूप में प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन के रूप में थ्योरी दिया। तो इसमें लिविंग और नॉन लिविंग लगातार इंटरेक्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एल एस रेकलस पर। कॉल रिटर के शिष्य हैं, फ्रेंच जोग्राफर हैं, सोशल एनार्चिस्ट इनको माना जाता है। वेलफेयर के लिए ह्यूमन ज्योग्राफी को मानते हैं कि ये सब्जेक्ट्स ह्यूमन वेलफेयर के लिए और सोशल जस्टिस के लिए है। और यही कारण है कि सोशल जस्टिस की जैसे ही बात किया जाता है ना, तो जो सत्ता पक्ष होता है, रूलर लोग, उनको वो व्यक्ति एनार्चिस्ट लगता है, आतंकवादी टाइप का दिखने लगता है, अतिवादी दिखने लगता है। यही कारण है कि उन्हें कई बार अपने नेटिव प्लेस से एक्साइल होना पड़ गया। तो इनको निर्वासन भी हुआ। बर्लिन में इन्होंने थियोलॉजी का अध्ययन किया और बिकेम इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी आफ्टर अटेंडिंग द कॉल रिटर लेक्चर्स। कॉल रिटर के लेक्चर्स के बाद ज्योग्राफी में इनका इंटरेस्ट बढ़ गया। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, कोलंबिया, ये वहाँ गए। पॉलिटिकल मूवमेंट में भी भाग लिए और कई बार इसके चलते, अपनी विचारधाराओं के चलते, सोशल वेलफेयर और सोशल जस्टिस का जो बात कर रहे हैं, इसके चलते इनको कई बार एक्साइल होना पड़ा है। टुक पार्ट इन द पेरिस कम्यून 1871। तो पेरिस कम्यून में भाग लिए। लेटर सेटल इन स्विट्जरलैंड एंड बेल्जियम्स। बिकम प्रोफेसर एट द न्यू यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुसेल्स। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में ये प्रोफेसर रहे। कंट्रीब्यूशन टू ज्योग्राफी में इनको देखा जाए तो प्रोमोट सिस्टमेटिक फिजिकल ज्योग्राफी को प्रमोट किया। ह्यूमन एनवायरनमेंट की रिलेशनशिप पर बात किए। सोशल और पॉलिटिकल थॉट का भौगोलिक ज्ञान इन्होंने कंबाइन किया। सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा को एक साथ कंबाइन किया। इनका जो फेमस वर्क है वो लाटेरे है, जो सिस्टमेटिक वर्क ऑन द फिजिकल ज्योग्राफी है। तो फिजिकल ज्योग्राफी पर ये सिस्टमेटिक वर्क काम किए हैं इस पर। और दूसरा जो इनका फेमस बुक है, नोविले
ज्योग्राफी यूनिवर्सले है, जो 19 वॉल्यूम में था। ये इनका किताब रीजनल ज्योग्राफी का किताब है, तो रीजन्स के बारे में दिए हैं, 19 वॉल्यूम में है। तो ये सब हम लोग इनका देख पाए। इन्होंने पॉसिबिलिज्म को सपोर्ट किया, मैन नेचर इंटर रिलेशंस पर बात किया, नेचर कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस पर बात किए, बिलीव एजुकेशन शुड क्रिएट लव फॉर नेचर, तो प्रकृति के लिए ऐसा एजुकेशन होना चाहिए जो प्रकृति को अच्छा भी बनाए। दो वर्क्स इनके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक नोवेले ज्योग्राफी यूनिवर्सले जो रीजनल ज्योग्राफी का है, और दूसरा लाटेरे जो फिजिकल ज्योग्राफी मैन और अर्थ का बात किया गया है इसमें। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इमैनुअल डी मार्कोनी पर। तो ये सन इन लॉ थे, पॉल विडाल डी ला ब्लास के दामाद थे, उनके स्टूडेंट भी रहे। फिजिकल ज्योग्राफी में इनका मूल काम दिखता है, संभववादी हैं ये। जेमोर्फोलॉजी, जियोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी पर इन्होंने काम किया। कार्पेथियन माउंटेन्स का अध्ययन किया और क्षेत्र में ग्लेशियर इरोजन्स का बात किया। विलियम मॉरिस डेविस के अपरदन चक्र से काफ़ी प्रभावित थे। इनका इम्पोर्टेंट काम है ट्रेड दी ज्योग्राफी फिजिके। तो फिजिकल ज्योग्राफी का आदमी है ला फ्रांस फिजिके, मतलब कि फ्रांस का फिजिकल ज्योग्राफी होता है। और ज्योग्राफी का किताब खुद ही जो फिजिकल ज्योग्राफी का किताब लिख दी है। अल्बर्ट डिमांजिया को देखा जाए तो ये भी विडाल डी ला ब्लास के एक खास छात्र हैं और बिकम अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लीले में ये प्रोफेसर बने। वुमेन ज्योग्राफी के स्पेशलाइज्ड हैं। इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी, सेटलमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन सबों का अध्ययन किया। इनका फेमस बुक ला पिकार्डी है। तो ये हम लोग देख पाए अल्बर्ट डिमांजिया को। इन्होंने 31 आर्टिकल्स लिखा और 89 नोट्स इन जर्नल इनके रहे। एनल्स का एडिटिंग भी करते थे ये। तो कंट्रीब्यूटिव इन मेनी ब्रांचेस, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, लैंड क्लासिफिकेशन, लैंड यूज मैपिंग, गाइड रिसर्च ऑन द पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ फार ईस्ट, तो ये सब उनके काम रहे। तो ये बहुत ही मॉडेस्ट थे, सामान्य, विनम्र और ब्रॉड विजन के टीचर है। प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द स्ट्रेंथिंग द विडालियन न्यू ट्रेंड इन फ्रेंच ज्योग्राफी। पोस्ट विडालियन पीरियड्स इनका है। फ्रांस में विडालियन के बाद उत्तर विडालियन पीरियड्स के ये विद्वान माने जाते हैं। पॉल विडाल डी ला ब्लास से काफ़ी प्रभावित हैं अपने गुरु से। ग्रेटर यूज ऑफ न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स, एम्फेसिस ऑन एनालिटिकल रेदर देन द डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, तो एनालिटिकल पर ज़्यादा जोर दिया गया। स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अपनाया गया। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच माना गया ज्योग्राफी को। ग्रेटर फोकस ऑन द लोकेशनल एनालिसिस, इंटरेक्शन ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, बॉटनी एंड सोशियोलॉजी। ये सब हम लोग फ्रेंच ज्योग्राफी देख पाए। थैंक यू।